नमस्कार। चुनाव के नतीजे सिर्फ हेडलाइंस नहीं होते, असल में ये शासन का भविष्य तय करते हैं। तो आज हम करनाल 2024 के नतीजों को, इन आंकड़ों को गहराई से समझेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता, कौन हारा। हमारा मकसद है इन नंबरों के पीछे छिपे संदेश को पकड़ना और उससे बेहतर कल का एक खाका तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, हर एक चुनावी नंबर के पीछे एक इंसान की कहानी है, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी रोज की मुश्किलें हैं। ये आंकड़े ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये लोगों की आवाज हैं। और हमारा काम इन्हीं कहानियों को, इसी आवाज को समझना है। क्योंकि मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, मकसद है लोगों की और बेहतर सेवा करना। तो आज की हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम करनाल की सियासी जमीन को समझेंगे, फिर 2024 के नतीजों पर नजर डालेंगे। इसके बाद पिछले 7 चुनावों के इतिहास को खंगालेंगे, फिर देखेंगे कि आज चुनावी मैदान की क्या तस्वीर है, और आखिर में इन सब के आधार पर वापसी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव के आंकड़ों में उतरने से पहले वहां की जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले करनाल की सियासी मिट्टी को, यहां के मिजाज को समझते हैं। ये है करनाल, हरियाणा का एक बहुत ही अहम शहरी विधानसभा क्षेत्र। पर यह सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीर नहीं है, ये लाखों लोगों के सपनों और उनकी रोज की जद्दोजहद का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां लिया गया हर फैसला सीधा उनकी जिंदगी पर असर डालता है। तो यहां के लोगों की नब्ज क्या कहती है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो खेती और सर्विस सेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनकी असली चिंताएं कुछ और हैं। क्या? नौकरियां, बढ़ती महंगाई और खराब सड़कें, नालियां। यहां का वोटर पढ़ा लिखा है, समाज में पंजाबी समुदाय का अच्छा खासा असर है और एक बड़ी आबादी दलित समुदाय की भी है। और जहां तक सियासत की बात है तो करनाल किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है, यहां का मिजाज हमेशा बदलता रहा है। ठीक है, तो जमीन को समझने के बाद अब सीधे आते हैं 2024 के नतीजों पर। ये वो आंकड़े हैं जो हमें बताएंगे कि असल में चुनौती कितनी बड़ी है और उसका हल कहां से निकलेगा। 33,652 ये 2024 में बीजेपी की जीत का फासला था। ये नंबर साफ साफ बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है, और ये भी कि बीजेपी ने अपना दबदबा यहां कायम रखा है। अब जरा वोट शेयर का बंटवारा देखिए। बीजेपी को मिले लगभग 60% वोट और कांग्रेस को 37% से कुछ ज्यादा। हाँ, जीत तो बीजेपी की हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक छोटी ही सही पर एक पॉजिटिव बात है, 2019 के मुकाबले उनका वोट शेयर थोड़ा बढ़ा है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 56.4% लोगों ने ही वोट डाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लगभग आधे वोटर तो पोलिंग बूथ तक गए ही नहीं। शहरों की ये उदासीनता, ये खामोशी एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसके बहुत गहरे सियासी मायने हैं। चलिए इस डैशबोर्ड को थोड़ा और समझते हैं। कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं इसमें। पहली बात, वोटर्स की कुल संख्या तो बढ़ी, लेकिन वोट डालने वालों का प्रतिशत घट गया। दूसरी बात, कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा ऊपर गया और बीजेपी का थोड़ा सा नीचे आया। और सामाजिक समीकरण की बात करें तो ये एक ब्राह्मण ओबीसी बहुल इलाका है, जहां अरोड़ा, खत्री और दलित वोटर्स का फैसला बहुत मायने रखता है। देखिए, हमारे लोकतंत्र में जानकारी के साथ बात करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन आंकड़ों को हर नागरिक के सम्मान को ध्यान में रखते हुए समझना, यही सार्थक जनसेवा की तरफ पहला कदम है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की आवाज को इज्जत देने का एक तरीका है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि करनाल के आज और कल को समझने की चाबी इसके अतीत में छुपी है। पिछले 7 चुनावों का इतिहास हमें बताता है कि ये सीट कितनी अस्थिर रही है। ये टाइमलाइन देखिए, ये करनाल के सियासी मिजाज का आईना है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। कभी बीजेपी की जीत तो कभी कांग्रेस की। हाँ, 2014 से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इतिहास हमें एक बात साफ साफ बताता है, करनाल की जनता किसी को हमेशा के लिए गद्दी पर नहीं बिठाती। ये सीट किसी की जागीर नहीं है। अब जरा दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी जीतों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ 2005 में कांग्रेस को देखिए, एक मजबूत लोकल चेहरा था और सामने विपक्ष बटा हुआ था। नतीजा 53% वोट। दूसरी तरफ 2014 में बीजेपी, एक बड़े नेता के नाम पर सारे वोट एक साथ आए और नतीजा 58% से भी ज्यादा। ये क्या दिखाता है? यही कि करनाल में हवा का रुख कितनी तेजी से बदल सकता है।
तो सवाल ये उठता है कि इन तेज उतार चढ़ाव और इतने कड़े मुकाबलों के पीछे असल वजह क्या है? कौन से पैटर्न हैं जो बार बार उभर कर आ रहे हैं? अब हम सिर्फ इतिहास से आगे बढ़कर उन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो यहां काम कर रहे हैं। तो चलिए अब इस चुनावी मैदान का एक रणनीतिक आकलन करते हैं। उम्मीदवार और पार्टी संगठन की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और आने वाले समय में कौन से मौके और खतरे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जमीनी स्तर पर महिला और दलित वोटरों के साथ उनका जुड़ाव। लेकिन कमजोरी भी साफ है, युवाओं से एक दूरी बन गई है और संसाधनों की भी कमी है। सबसे बड़ा मौका या अपॉर्चुनिटी कहां है? वो है स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लोगों में फैला हुआ गुस्सा। और सबसे बड़ा खतरा वो है बीजेपी का मजबूत संगठन जो इस एंटी इनकम्बेंट वोट को बंटने से रोक सकता है। अब बात करते हैं उम्मीदवार की। सुमिता विर्क, उनकी पहचान एक पुरानी स्थानीय नेता की है और छवि भी साफ सुथरी है। जहां तक जीतने की क्षमता की बात है तो वो 2 बार विधायक रह चुकी हैं, मतलब उन्हें करनाल में जीतना आता है। असर की बात करें तो स्टेट लेवल पर उनकी पहचान है, लेकिन अपने कोर वोटर्स के बाहर उनका प्रभाव अभी भी सीमित है। तो ठीक है, हमने जमीनी हकीकत समझ ली, इतिहास देख लिया और मैदान में मौजूद ताकतों का जायजा भी ले लिया। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ठोस प्लान की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अभी तक के सारे विश्लेषण पर आधारित है, एक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी जो वापसी का रास्ता दिखा सकती है। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। पहला मोर्चा है चुनावी, जहां सिर्फ अपने कोर बेस पर नहीं बल्कि एक मल्टीकास्ट गठबंधन बनाने पर फोकस हो। दूसरा, संगठन, बूथ लेवल की टीमों में नई जान फूंकनी होगी। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव का, यानी कहानी का, एक नई पॉजिटिव कहानी बनानी होगी, विकसित करनाल की, जो लोगों की अपनी समस्याओं की बात करे। और चौथा, संसाधन, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए डिजिटल आउटरीच और लोगों से मिले समर्थन पर जोर देना होगा। और इन सबके केंद्र में क्या होना चाहिए? लोगों की 3 सबसे बड़ी परेशानियां, बेरोजगारी, खराब सड़कें नालियां और महंगाई। पूरी की पूरी कैंपेन रणनीति इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द बननी चाहिए। हर वादा, हर संदेश इन्हीं समस्याओं के ठोस समाधान की बात करे। और इसे लागू कैसे करेंगे? ये है 90 दिन का एक एक्शन प्लान, 3 हिस्सों में। पहला चरण, चुनाव से 90 से 60 दिन पहले नींव तैयार करना, वार्ड कमेटियां बनाना, सर्वे करना। दूसरा चरण, 60 से 30 दिन पहले मोबिलाइजेशन, नौकरी मेले और सुरक्षा मार्च जैसे कैंपेन शुरू करना। और आखिरी चरण, आखिरी 30 दिन, गेट आउट द वोट, रैलियां तेज करना और हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम करना। यह सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये जीत का एक रोडमैप है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, कोई भी रणनीति जो लोगों से जुड़ना चाहती है उसे उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान करना ही होगा। हर बातचीत उनकी सहमति से होनी चाहिए। ये पक्का करना होगा कि हम डेटा का इस्तेमाल लोगों की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं। आखिर में बस एक बात याद रखने की है, शासन का भविष्य वो चुनाव के दिन तय नहीं होता, वो तो दिन ब दिन लोगों को समझकर और उनकी सेवा करके उनका भरोसा जीतकर बनाया जाता है। ये सारी रणनीति, ये सारे आंकड़े उसी भरोसे को बनाने का एक जरिया है, क्योंकि असली मकसद सिर्फ जीत नहीं, बेहतर शासन है।